अब क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कह रहा है, सॉल्यूशन 65 का सॉल्यूशन देखिए। यहाँ ए बी सी रियल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, गिवन ए बी सी आपका रियल नंबर दिया हुआ, और क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये किसके इक्वल दिया हुआ है, 1 के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है आपका, ए कॉस थीटा इक्वल टू बी, क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा प्लस 2π/3, कॉस थीटा प्लस 2π/3, ठीक है। आई इक्वल टू सी कॉस थीटा प्लस 4π/3, ठीक है। और यहाँ पर थीटा किसके इक्वल दिया हुआ है, थीटा जो है π/9 के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। और तब कह रहा है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए, ठीक है, ये दोनों कंडीशन दिया हुआ है। और कह रहा है कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए, तो जो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है उसको कुछ मान लीजिए। तो वेक्टर ए को मान लेते हैं, कैपिटल वेक्टर ए है, ये है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है। और इसको वेक्टर बी मान लेते हैं, ठीक है। वेक्टर बी क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर बी हो जाएगा आपका वेक्टर बी आई प्लस वेक्टर सी जे प्लस वेक्टर ए के, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब जो है, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए, अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है। तो ये थीटा यहाँ पर दिया हुआ है, तो मान लेते हैं दोनों वेक्टर, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच का एंगल मान लेते हैं यही अल्फ़ा है, ठीक है। तो अल्फ़ा निकालने के लिए, कॉस अल्फ़ा निकालने का क्या फार्मूला होता है, वी नो दैट कॉस अल्फ़ा निकालने का क्या फार्मूला होता है, कॉस अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, दोनों वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, और उसके बाद जो है दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर, मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लीजिए, तो ये कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा आपका, कॉस अल्फ़ा इक्वल टू, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी का, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिख लीजिए, यहाँ पर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिख लीजिए, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक उसी तरह से वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड लिख लीजिए, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा आपका, कॉस अल्फ़ा जो हो जाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, डिवाइडेड बाय ये रूट है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह 1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फ़ा जो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है आपका 1 के इक्वल है, इसके जगह 1 रख दिया तो यही चीज़ आ गया, ठीक है। लेकिन एंगल जो है आपका, एंगल जो है बी, वेक्टर बी और सी के बीच जो एंगल है, इन दोनों वेक्टर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, ए बी सी के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब आपको इसमें अननोन, इसके कॉस अल्फ़ा में अननोन क्या क्या है, ए का वैल्यू निकालना होगा, बी का वैल्यू निकालना होगा, सी का वैल्यू निकालना होगा, और निकाल करके इस इक्वेशन 1 में रख दीजिए, ठीक है। इसी इक्वेशन 1 में ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू निकाल के रख देना। तो ए बी सी का वैल्यू निकालने के लिए जो है किसका यूज करेंगे, क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसका यूज करके ए बी और सी का वैल्यू निकाल लीजिए। तो इसको कुछ मान लीजिए, इसको टी मान लेते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ है, इसको इक्वेशन 1, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। तो इसको कुछ मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, ठीक है।
वे टी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये 4 हो गया आपका। तो फर्स्ट और 4 का यूज करके ए निकाल लीजिए, ठीक है। सेकंड और 4 का यूज करके बी निकाल लीजिए। थर्ड और 4 का यूज करके सी छूट गया यहाँ पर सी था, सी यहाँ था, ठीक है, यहाँ सी छोड़ दिए हम, तो सी यहाँ लिखेंगे, ठीक है। सी को दूसरा कलर में लिख देते हैं, ये आपका सी है। सी छूट गया, थर्ड और 4 का यूज करके सी निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो ये इक्वल दिया हुआ है, ठीक है, ए कॉस थीटा, फिर इक्वल टू बी कॉस थीटा प्लस 2π/3 है, इक्वल टू सी कॉस थीटा प्लस 4/3 है। तो इस सब को टी मान लिए, ठीक है। तो फर्स्ट और 4 का यूज करके टी निकाल लीजिए, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड 4। यही करते हैं, ठीक है, यही करते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड 4, फ्रॉम फर्स्ट एंड 4, फर्स्ट और 4, ठीक है। तो इससे टी निकाल लीजिए, ठीक है। तो ए कॉस थीटा इक्वल टू ए कॉस थीटा इक्वल टू टी। इससे ए का वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि हमको ए बी और सी का ज़रूरत है यहाँ पर। कॉस अल्फ़ा निकालने के लिए ए बी और सी का ज़रूरत है। तो यहाँ फर्स्ट और 4 का यूज करके ए निकाल लेना है। तो ए क्या आएगा आपका, ए आएगा आपका टी बाय कॉस थीटा, ठीक है। और ठीक उसी तरह से सेकेंड और 4 का यूज करके जो है बी निकाल लीजिए, ठीक है। तो बी क्या आ जाएगा, देखिए डायरेक्ट लिख देते हैं। तो बी आ जाएगा, सिमिलरली लिख देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड फ्रॉम सेकेंड एंड 4, सेकेंड एंड 4 से जो है बी निकाल लेना है, ठीक है। तो बी क्या आएगा आपका, देख लीजिए। तो यहाँ बी लिखेंगे हम लोग, बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, टी अपॉन कॉस थीटा प्लस 2π/3। और थर्ड और 4 का यूज करके सी निकाल लीजिए, ठीक है। ठीक उसी तरह जिस तरह से फर्स्ट और 4 का यूज करके ये निकाले थे, फ्रॉम थर्ड एंड 4, थर्ड और 4 का यूज करके सी निकाल लेना है, ठीक है। तो ये सी क्या हो जाएगा आपका, सी इक्वल टू टी अपॉन कॉस थीटा प्लस देखिए, अब ए बी और सी तीनों का वैल्यू निकाल लिए। इस इक्वेशन का यूज करके ए बी और सी का तीनों का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। तो ए बी और सी का वैल्यू रख देना है इसमें। इसको 1 पहले ले चुके हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन ए कर देते हैं। तो इक्वेशन ए में ए बी और सी का वैल्यू ले लेना है। तो कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा आपका, कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या निकालना है, ए का वैल्यू टी बाई कॉस थीटा। तो ए के जगह टी लिखेंगे, टी बाई कॉस थीटा। अब बी का वैल्यू यहाँ निकाले हुए हैं, ठीक है। बी का वैल्यू है टी बाई कॉस थीटा प्लस 2π/3। ए बी है, ठीक है। तो ए का वैल्यू रख दिए, बी का वैल्यू रख दिए। प्लस बी सी है, तो बी का वैल्यू अभी अभी रखें, टी बाई कॉस थीटा प्लस 2π/3 इंटू सी का वैल्यू रख दीजिए। सी का वैल्यू ये टी बाई कॉस थीटा प्लस 4π/3 प्लस सी है। तो सी का वैल्यू अभी अभी निकालें, ये और क्या है आपका सी ए है। तो ए का वैल्यू क्या है, टी बाई कॉस थीटा। समझ गए। अब यहाँ देखिए, टी इंटू टी स्क्वायर, सबके न्यूमरेटर में टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, ठीक है।
तो टी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो टी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2π/3। अब आपको इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। कॉस अल्फा इसके इक्वल प्लस टी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे 1 कॉस थीटा प्लस 2π/3 इंटू कॉस थीटा प्लस 4π/3 और क्या है अब प्लस 1 कॉस थीटा प्लस 4π/3 इंटू ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब इसमें आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, ठीक है। आपको एलसीएम लेना होगा, ठीक है। तो एलसीएम ले लीजिए, कॉस थीटा प्लस 2π/3 कॉस थीटा प्लस 4π/3 एलसीएम ले करके सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है। तो एलसीएम अगर लेंगे यहाँ देखिए तो कॉस अल्फा किसके इक्वल आएगा आपका, यहाँ देखिए ये ना आया है, ये आया, ठीक है। तो ये कॉस अल्फा इसके इक्वल आया, ठीक है। तो अब इसमें आपको एलसीएम लेना होगा, ठीक है। तो एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो टी स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम क्या लेंगे आप, कॉस थीटा प्लस 2π/3 इंटू कॉस थीटा प्लस 4π/3 एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ देखिए, तो एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2π/3 ये कैंसिल होकर के यहाँ पर क्या लिखा आएगा, कॉस थीटा प्लस 4π/3, ठीक है, प्लस अब यहाँ एलसीएम लेंगे, कॉस थीटा प्लस 2π/3 और कॉस थीटा प्लस 4π/3 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, कॉस थीटा बचेगा न्यूमरेटर में। तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा अब प्लस, और यहाँ पर देखिए कॉस थीटा प्लस 4π/3 कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा कॉस थीटा प्लस 2π/3। अब इसी को सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब इसको जो है इस फॉर्म में तोड़ दीजिए, ब्रेक इनटू कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है उसमें इसको भी तोड़ दीजिए और इसको भी जो है इसी फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी अब माइनस साइन ए साइन बी, इसी फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए, ठीक है। तो आपका ये जो है ये पूरा जो है 0 आ जाएगा, ठीक है। तो तोड़िएगा तो आपको cos 4π/3 का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। cos 4π/3 निकाल लीजिए, ये होता है cos पाई प्लस π/3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका माइनस cos π/3 माइनस 1/2। अब cos 2π/3 का भी ज़रूरत पड़ेगा, cos 2π/3 ये होता है आपका cos पाई माइनस π/3, तो ये भी जो है माइनस cos π/3। और ये तो जानते ही हैं साइन 4π/3 साइन 2π/3 का वैल्यू इसी तरह से निकाल लेना है। और सारा न्यूमरेटर आपको अगर इसको cos a प्लस बी के फॉर्म में तोड़ दिया, इसको भी cos a प्लस बी के फॉर्म में तोड़ दिए और न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका पूरा न्यूमरेटर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा cos अल्फ़ा जो होगा वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है। cos अल्फ़ा जो होगा 0 होगा, चूँकि अल्फ़ा दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है। अल्फ़ा चूँकि 0 और पाई के बीच में लाई करेगा तो अल्फ़ा को हम लोग लिख सकते हैं, तो अल्फ़ा जो हो जाएगा आपका π/2 हो जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा जो हो जाएगा आपका π/2 होगा। अल्फ़ा को लिख सकते हैं cos इनवर्स 0।
तो अल्फ़ा जो हो जाएगा आपका π/2 होगा। मतलब वेक्टर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ये एंगल जो है आपका वेक्टर ये इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल जो होगा वो π/2 होगा, ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है 68 में, वेक्टर a1 दिया हुआ है, ठीक है। वेक्टर a1 क्या दिया हुआ है, xi माइनस जे प्लस के वेक्टर, ठीक है। अब वेक्टर a2 दिया हुआ है, ठीक है। तो वेक्टर a2 क्या दिया हुआ है, वेक्टर i प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, दोनों वेक्टर आपस में कॉलिनियर है, ठीक है। दोनों वेक्टर जो है आपस में कॉलिनियर है, ठीक है। तो यानी कि सिंस वेक्टर a1 एंड वेक्टर a2 जो है आपका कॉलिनियर है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ आर कॉलिनियर, तब क्या कह रहा है, तो कोई वेक्टर है, ठीक है। कौन वेक्टर है, ये वेक्टर मान लेते हैं आर है, ठीक है। लेट क्वेश्चन में दिया वेक्टर आर क्या है, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये वेक्टर जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कह रहा है इस वेक्टर मान लेते हैं यही वेक्टर आर है, ठीक है। तो इस वेक्टर आर के पैरेलल जो यूनिट वेक्टर होगा, इस वेक्टर आर के यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। तो वेक्टर आर के पैरेलल, वेक्टर आर के पैरेलल जो यूनिट वेक्टर आर के पैरेलल ऐसा वेक्टर लेना है जो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो कह रहा है कि इस वेक्टर आर के पैरेलल जो यूनिट वेक्टर होगा इसमें से कौन होगा, ठीक है। तो वेक्टर आर के पैरेलल जो यूनिट वेक्टर होगा, वेक्टर आर के दिशा में, वेक्टर आर के दिशा में जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल रहता है तो दोनों वेक्टर का डायरेक्शन या तो सेम हो सकता है या नहीं तो दोनों वेक्टर का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो वेक्टर आर के ही डायरेक्शन में, वेक्टर आर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो लेंगे उसका सिंबल क्या होगा, आर कैप होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर वेक्टर आर के ही पैरेलल वेक्टर लेना है, वेक्टर आर के ही डायरेक्शन में, देखिए पैरेलल वेक्टर जो होता है या तो डायरेक्शन सेम रहेगा, नहीं तो डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। तो अगर हम वेक्टर आर के डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर लेते हैं तो उसका सिंबल आर कैप होगा, नहीं तो ये पैरेलल है, ये भी वेक्टर तो पैरेलल, ये भी मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड 1 है और वेक्टर आर के जस्ट अपोजिट है, तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, माइनस आर कैप, ठीक है। तो ये देखिए, तो वेक्टर आर के पैरेलल जो यूनिट वेक्टर होगा वो आर कैप भी हो सकता है या माइनस आर कैप भी हो सकता है। प्लस आर कैप मतलब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम है, और माइनस आर कैप का मतलब वेक्टर आर और ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो वेक्टर आर के पैरेलल, तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, यहाँ जो है लिखेंगे, ठीक है। इसको हटा देते हैं, हाँ यहाँ लिखेंगे, ठीक है, यहीं पे लिखते हैं। तो यहाँ देखिए, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। ये वेक्टर जो होना चाहिए यूनिट वेक्टर पैरेलल होना चाहिए, किसके पैरेलल होना चाहिए, वेक्टर आर के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, टू वेक्टर आर। तो ये दो वेक्टर हो जाएगा। आर कैप अगर लेते हैं तो वेक्टर आर के ही डायरेक्शन में आर कैप भी होगा, लेकिन वेक्टर आर के पैरेलल आर कैप लेंगे तो वेक्टर आर और वेक्टर आर कैप पैरेलल होगा लेकिन डायरेक्शन सेम होगा, प्लस आर कैप। अब माइनस आर कैप लेंगे तो वेक्टर आर और आर कैप पैरेलल होगा लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। तो वेक्टर आर के पैरेलल यूनिट वेक्टर वेक्टर आर कैप भी हो जाएगा और माइनस आर कैप भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है, तो आर कैप को कैसे लिखते हैं, कोई भी वेक्टर के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको लिखते कैसे हैं, उस वेक्टर को लिख लेते हैं और उसके लॉन्ग उस वेक्टर को लिख लेते हैं और उसके वेक्टर उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो वेक्टर आर क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर आर यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के।
तो यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है। अब वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आपका, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर जो है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू आर, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर आर, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ये लिख देंगे। ठीक है, प्लस माइनस एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए इसमें अननोन क्या है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर आर में अननोन एक्स वाई और जेड है। आपको एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है। ठीक है, एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है। ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या होगा, वाई का वैल्यू क्या होगा और जेड का वैल्यू क्या होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये अननोन एक्स वाई जेड है, इसको निकालने के लिए क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वेक्टर a1 और a2 आपस में कॉलिनियर है, तो इसका यूज करके एक्स वाई और जेड निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो वेक्टर a1 और a2 आपस में कॉलिनियर है, तो वेक्टर a1 को हम लोग लिख सकते हैं t टाइम्स वेक्टर a2। ठीक है, यहाँ पर t कोई रियल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, a1 वेक्टर क्या है आपका, एक्स आई माइनस जे प्लस के, टी टाइम्स a2 वेक्टर लिख लीजिए आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। जिस तरह से LHS है आई जे और के का लीनियर कॉम्बिनेशन है, RHS को भी आई जे और के का लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा टी टाइम्स आई प्लस वाई टी टाइम्स जे प्लस जेड टी टाइम्स के। ठीक है, अब यहाँ देखिए, चूंकि आई जे और के नन कोप्लेनर वेक्टर्स है, इसका दो लीनियर कॉम्बिनेशन आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब जो होगा, इसका मतलब होगा सिमिलर वेक्टर्स का कॉफिशिएंट इक्वल होगा। एक्स किसके इक्वल होगा, टी के इक्वल होगा, -1 जो होगा, जे इधर है तो इधर जे का कॉफिशिएंट वाई टी, तो वाई टी -1 के इक्वल होगा, और 1 जो होगा LHS में के का कॉफिशिएंट 1 है, RHS में जेड टी है, तो 1 जेड टी के इक्वल होगा। तो इससे एक्स क्या निकला, टी निकला, वाई का भी वैल्यू टी के टर्म में निकाल लीजिए, वाई क्या होगा -1 बाय टी होगा, जेड क्या होगा आपका, जेड हो जाएगा जेड 1 बाय टी होगा। तो एक्स वाई और जेड का वैल्यू टी के टर्म में यहाँ रख दीजिए। ठीक है, एक्स वाई और जेड का वैल्यू टी के टर्म में यहाँ रख दीजिए। ठीक है, तो एक्स वाई जेड फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो एक्स वाई जेड फाइंड आउट करना था। हम ये दिया हुआ था वेक्टर a1 और a2 आपस में कॉलिनियर है, तो एक्स वाई और जेड का वैल्यू टी के टर्म में फाइंड आउट कर लिए। यहाँ पर टी जो है रियल नंबर है। ठीक है, यहाँ देखिए, तो अब हम लिखेंगे हेंस यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर आर, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू आर, ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस माइनस एक्स आई, एक्स किसके इक्वल है, देखिए एक्स जो है आपका टी के इक्वल है, तो एक्स के जगह टी रख दीजिए, और वाई किसके इक्वल है, टी के इक्वल है। ठीक है, वाई जो है आपका -1 बाई टी है, तो वाई के जगह -1 बाई टी रख दीजिए।
और जेड किसके इक्वल है, जेड इक्वल है आपका 1/t के इक्वल, तो जेड की जगह 1/t रख दीजिए। ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एक्स टी के इक्वल है टी स्क्वायर, वाई 1/t स्क्वायर और जेड 1/t स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ है, जिस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है एग्जैक्टली उसी फॉर्म में लिखिए। ठीक है, कांस्टेंट प्रोडक्ट में है, कांस्टेंट प्रोडक्ट में है आई जे और के का लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ठीक उसी तरह से हम लोग भी लिखेंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग लिखेंगे यूनिट वेक्टर पैरेलल टू आर, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, प्लस माइनस 1/रूट टी स्क्वायर, अब 1/t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर 2/t स्क्वायर टी आई माइनस 1/t जे। यहाँ टी आपका रियल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ सोचने वाला बात है। ठीक है, तब यहाँ देखिए, तो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू यूनिट वेक्टर, वेक्टर आर के पैरेलल जो सब यूनिट वेक्टर है वो देखना है कि इसमें से कौन सा है। ठीक है, इसमें से कौन सा है, लेकिन आपका जो आंसर जो है टी के टर्म में आया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका एक आंसर नहीं होगा। ठीक है, आपका बहुत सारा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ देखिए वेक्टर आर के पैरेलल कितना सारा यूनिट वेक्टर बन सकता है, एक यूनिट वेक्टर, ये भी हो सकता है, ये भी यूनिट वेक्टर हो सकता है, वेक्टर आर के पैरेलल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ढेर सारा वेक्टर जो है, ढेर सारा वेक्टर होगा। ठीक है, वेक्टर आर के पैरेलल ढेर सारा यूनिट वेक्टर जो होगा, जो वेक्टर आर के पैरेलल होगा। ठीक है, इसमें टी का मान रखते जाइए, टी का वैल्यू रखते जाइए, आपको यूनिट वेक्टर मिलते जाएगा जो कि वेक्टर आर के पैरेलल हो। ठीक है, हमको सारा नहीं निकालना है, हमको पता करना है इसमें से कौन सब जो होगा, इसमें से कौन ऑप्शन होगा जो वेक्टर आर के पैरेलल होगा और यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो हम यहाँ जो है, यहाँ टी का एग्जैक्ट एक मान नहीं होगा। ठीक है, टी का ढेर सारा बहुत सारा मान होगा, तो इसको आंसर से कंपेयर करके हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू आर, ये लिख देते हैं यूनिट वेक्टर पैरेलल टू आर। अब यहाँ देखिए, अब ऑप्शन से जो है इसको कंपेयर करना होगा। ठीक है, यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, फर्स्ट ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, फॉर ऑप्शन ए, फॉर ऑप्शन ए, ठीक है, फॉर ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए अगर लेते हैं तो ऑप्शन ए में देखिए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर आर, वेक्टर आर के पैरेलल क्या दिया, 1/√3 क्या दिया हुआ है, वेक्टर आई प्लस जे वेक्टर माइनस के, ये ना दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ बारी बारी से यहाँ देखिए कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो इसी में जहाँ कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है √3, इसको जो है, इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली प्लस साइन भी ले सकते हैं या माइनस साइन भी ले सकते हैं, चूँकि यहाँ प्लस साइन है तो प्लस साइन वाले से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर जो है फ्रॉम ए एंड बी, तो यहाँ देखिए, तो इसी में जहाँ कांस्टेंट टर्म में √3 है, स्क्वायर रूट के अंदर √3 है, उसकी जगह क्या है, टी स्क्वायर प्लस 2/t स्क्वायर है। ठीक है, टी स्क्वायर प्लस 2/t स्क्वायर है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। ठीक है, इसी में जहाँ 3 है उसके जगह टी स्क्वायर प्लस 2/t स्क्वायर है। ठीक है, या अब यहाँ अंदर में आते हैं, आई का कोफिशिएंट टी है, यहाँ आई का कोफिशिएंट 1 है, तो टी का वैल्यू क्या होगा, टी का वैल्यू यहाँ 1 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब जे का कोफिशिएंट क्या है, -1/t है,
तो जे का कॉफिशिएंट -1/t है, और यहाँ पर क्या है, जे का कॉफिशिएंट 1 है। अब यहाँ देखिए, अब 1/t किसके इक्वल, के का कॉफिशिएंट 1/t है, और इस ऑप्शन ए वाले वेक्टर में -1 है, तो 1/t जो होगा -1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो t का वैल्यू आएगा +-1। तो ऐसा वैल्यू बताइए तो t का जो सम में कॉमन हो, इसमें t का वैल्यू 1 है, इससे t का वैल्यू निकालेंगे -1 होगा, इससे t का वैल्यू निकालेंगे -1 होगा, इन दोनों में t का वैल्यू -1 है, इन दोनों में इसमें t का वैल्यू 1 है, तो t का कोई कॉमन मान नहीं आ रहा है। ठीक है, t का कोई कॉमन वैल्यू इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो ऑप्शन ए मतलब अगर t के जगह 1 रखेंगे, अगर t के जगह इसमें 1 रख देते हैं, देख लीजिए। ठीक है, अगर t के जगह अगर 1 ले लेंगे, अगर t के जगह 1 लेकर के, इसमें t के जगह 1 लेकर के वेक्टर निकालेंगे तो इसके इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, फॉर t इक्वल टू 1 यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर r फॉर t इक्वल टू 1 प्लस माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए t के जगह 1 रख करके देखिए, तो ये क्या आ जाएगा 1/√3, आपका 1/√3 तो मैच कर गया। यहाँ देखिए, और 1/√3 और t के जगह 1 रखेंगे तो i हो जाएगा, वेक्टर i। ठीक है, अब t के जगह 1 रखेंगे -j प्लस के, लेकिन ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है 1/√3 यहाँ तो है, लेकिन i प्लस जे माइनस के आया, यहाँ पर i माइनस जे प्लस के आया, तो यहाँ ऑप्शन मैच नहीं किया, ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक उसी तरह से t का वैल्यू -1 लेंगे, तो -1 लेने पर आपका ये दोनों तो मिल जाएगा, y ये दोनों तो मिल जाएगा, लेकिन x कंपोनेंट आपका नहीं मिलेगा। ठीक है, t के जगह -1 लेकर भी देख लीजिए, आपका आंसर मैच नहीं करेगा। अगर कॉमन मान होगा, अगर t का कॉमन मान होता तो आंसर हो जाता। ठीक है, t का कॉमन मान एग्जिस्ट नहीं किया। अब यहाँ देखिए, ठीक उसी तरह से जो है b और c को चेक करेंगे तो आपका आंसर नहीं मैच करेगा, t का कोई वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करेगा b पर। ठीक है, चेक करके देख सकते हैं जैसे ये किए। अब ऑप्शन नहीं, सॉरी, बी और डी में चेक करेंगे तो नहीं मैच करेगा, ऑप्शन सी चेक करके देख लीजिए एक बार, ऑप्शन सी चेक करके देख लीजिए, फॉर ऑप्शन सी, फॉर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में जो है, ऑप्शन सी देखिए, तो ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ आपका यूनिट वेक्टर पैरेलल टू आर, और यहाँ देखिए t के जगह 1 रखने पर ये आया ना, तो यहाँ पर t के जगह 1 रखेंगे तो प्लस का भी साइन होगा या माइनस का भी साइन होगा, तो प्लस का साइन लेंगे तो वेक्टर आएगा 1/√3 और वेक्टर i माइनस जे प्लस के वेक्टर। ठीक है, आइया और -1/√3 वेक्टर i माइनस जे प्लस के, और आप देखिएगा यही आपका ऑप्शन सी में भी है। ठीक है, तो यहाँ से बढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन सी चेक कर लेना है, और वैसे ऐसे बता दे रहे हैं, लेकिन यहाँ यहीं तक कर लेना है। ठीक है, ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में क्या वेक्टर दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर आर, क्या दिया हुआ है आपका 1/√3 यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर i माइनस जे प्लस के। देखिए ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, t के जगह 1 रखने पर, t के जगह 1 रखने पर एग्जैक्टली यही वेक्टर आएगा। ठीक है, इसी में t के जगह 1 रख देंगे तो एग्जैक्टली आपका ऑप्शन सी वाला वेक्टर आएगा। ठीक है, ये लिख देते हैं, t के जगह 1 रखने पर ये एग्जैक्टली आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कह रहा है, कोई वेक्टर है, ठीक है, अल्फा आई कॉमा बीटा, ये वेक्टर मान लेते हैं, ये कोई वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर ए मान लेते हैं, ठीक है। लेट इसमें ड्राइंग बनाना पड़ेगा, ठीक है, मान लेते हैं यही है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब क्या कह रहा है, वेक्टर अल्फ़ा आई प्लस बीटा जे, ये वेक्टर कैसे मिला है हमको, ये इस वेक्टर को हम लोग रोटेट किए हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री, तब जाकर के ये वेक्टर अल्फ़ा आई प्लस बीटा जे मिला है, ठीक है। तो मान लेते हैं यही कोई पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट जो है ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट जो है क्या दिया, वो √3,1 है। तो इसका कोऑर्डिनेट जो है, एक्स कंपोनेंट √3 है तो एक्स कोऑर्डिनेट √3 ले लेते हैं, वाई कंपोनेंट 1 है तो वाई कोऑर्डिनेट 1 ले लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट पी ले लेते हैं। तो ओ से पी वेक्टर जो है थोड़ा ठीक से बनाना होगा, लाइन पतला कर देते हैं। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस होगा और ये आपका वाई एक्सिस होगा, ठीक है। तब यहाँ देखिए, अब ओ से पी जो है, ये पी √3i कॉमा जे है, √3i प्लस जे है, तो एक्स कोऑर्डिनेट √3 ले लिए, वाई कोऑर्डिनेट 1 ले लिए, ये पॉइंट पी हो गया, ठीक है। तो ओ से पी को मिलाने वाला जो वेक्टर होगा, ओ से पी को मिलाने वाला जो वेक्टर होगा, ओरिजिन ओ, ठीक है, ये आपका ओरिजिन ओ है, ठीक है। तो ओ से पी को मिलाने वाला जो वेक्टर होगा, यही आप वेक्टर जो होगा आपका √3i प्लस जे होगा, ठीक है। और अल्फा आई प्लस बीटा जे ड्रॉ करना है, तो ये देखिए, ये वेक्टर आएगा कैसे, ये थोड़ा ये 30 डिग्री है, ठीक है। ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर मिलेगा कैसे, इसी वेक्टर ओपी को जो है हम लोग रोटेट कर दिए, इसी वेक्टर ओपी को रोटेट कर दिए, ठीक है, रोटेट कर दिए, ये जो लाइन है इसी को रोटेट कर दिए, ओरिजिन को फिक्स रखे हैं, ठीक है। ओरिजिन को फिक्स रख करके जो है 45 डिग्री रोटेट किया, इस तरह से रोटेट किए हैं। 45 डिग्री के बाद रोटेट करने के बाद ये जो वेक्टर है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो यानी कि इसको जो है हम लोग 45 डिग्री से रोटेट कर देंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं ये वेक्टर जो है, मान लेते हैं यही कोई पॉइंट क्यू है, ठीक है, पॉइंट क्यू यहाँ ले लेते हैं। ये आपका पॉइंट क्यू ले लिया, ठीक है। इसी का कोऑर्डिनेट्स है अल्फा कॉमा बीटा, तो ओ सॉरी क्यू ले लेते हैं इसको, ठीक है, क्यू। और ये एंगल जो है आपका 45 डिग्री है, ठीक है। तो अब यहाँ जो है ओ क्यू वेक्टर जो होगा आपका, ओ क्यू वेक्टर जो हो जाएगा वो होगा आपका अल्फा आई प्लस बीटा जे। तो आपको क्या कह रहा है, आपको निकालना क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमको ट्रायंगल का एरिया निकालना है, जिस ट्रायंगल का वर्टिसेस अल्फा कॉमा बीटा हो, 0 कॉमा बीटा हो। तो 0 कॉमा बीटा मतलब, तो 0 कॉमा बीटा मतलब इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जो होगा ये बीटा होगा। तो ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट
ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसको कुछ मान लेते, ठीक है, इसको क्यू ले लिया है, इसको आर ले लेते, ठीक है। तो इस आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा 0, होगा, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है, इस ट्रायंगल का। हमको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। और 0, जिस ये 0, तो जिस सब ट्रायंगल का वर्टिसेस 0, ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का वर्टेक्स एरिया निकालना है। इस अल्फा कॉमा बीटा वर्टेक्स 0, वर्टेक्स 0, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ क्यू आर, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। तो यहाँ चूंकि अल्फा और बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो अल्फा और बीटा जो होगा आपका, यार अल्फा और बीटा जो होगा 0 से बड़ा होगा, ठीक है। अल्फा कॉमा बीटा ग्रेटर देन 0, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तब यहाँ देखिए, नहीं, अल्फा और बीटा जो है, चूंकि ये पॉइंट क्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसीलिए अल्फा और बीटा जो है आपका 0 से बड़ा होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो डायरेक्ट हम एरिया लिख लेते हैं। एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। इस ट्रायंगल का बेस क्यू आर है, बेस क्यू आर है, और हाइट है आपका ओ आर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ क्यू आर आपको निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ क्यू आर, तो ओ क्यू आर आपको निकालना है। तो डायरेक्ट इसी फॉर्मूला से निकल जाएगा, हाफ बेस ओ क्यू, बेस इसका क्या है, इस ट्रायंगल का बेस है आर क्यू आर, बेस है क्यू आर, और हाइट है ओ आर। इसमें वेक्टर का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ और बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, क्यू आर क्या है, क्यू आर जो है पॉइंट क्यू का वाई एक्सिस से डिस्टेंस है, ठीक है। और पॉइंट क्यू जो है, पॉइंट क्यू का वाई एक्सिस से डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, मॉड अल्फा होगा, ठीक है, याद होगा। पॉइंट क्यू का वाई एक्सिस से डिस्टेंस मॉड अल्फा होगा। कोऑर्डिनेट पढ़े हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ये याद होना चाहिए। अब ओ आर, तो ओ आर क्या है, पॉइंट क्यू का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है। पॉइंट क्यू का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये होगा मॉड बीटा। चूंकि अल्फा और बीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अल्फा और बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हम कैसे समझेंगे अल्फा और बीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ देखिए कैसे समझ लिए, यहाँ देखिए। तो ये देखिए, ये एंगल आपका कितना होगा, देखिए। तो अगर हम इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ये वाला, अगर हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, यहाँ देखिए, तो ये एंगल कितना होगा, देखिए। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल निकाल सकते हैं आप लोग, ये एंगल, सॉरी, ये एंगल आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, तो ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा, पॉइंट पी का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगा 1, अब पॉइंट पी का वाई एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगा ये √3, तो पी एल। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, इसको अगर थीटा मान लेंगे तो टेन थीटा जो लिखेंगे वो लिखेंगे पी एल डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर बाय बेस ओ एल। तो पी एल 1 है और बेस ओ √3 है। तो टेन थीटा जो है आपका √3, 1/√3 के इक्वल है। इसका मतलब थीटा जो है आपका 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो थीटा जो हो जाएगा ये 30 डिग्री, और 30 डिग्री और 75 डिग्री को जोड़ेंगे तो ये आपका 30 डिग्री और 45 डिग्री को जोड़ेंगे तो ये टोटल आपका, अब यहाँ देखिए, ये आपका टोटल 30 डिग्री होगा और ये 45 डिग्री होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका एक्स ओ क्यू एंगल 75 डिग्री होगा, ठीक है, जो कि 90 डिग्री से छोटा है। तो इसीलिए क्यू पॉइंट जो होगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, ठीक है। तब यहाँ देखिए, चूँकि क्यू पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो अल्फा और बीटा आपका 0 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे
कितना हो जाएगा आपका 1/2 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में अननोन क्या है, अल्फ़ा है और बीटा है। तो अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ देखिए, तो ये आपको टोटल इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको पता है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन ओ क्यू कितना हो जाएगा 75 डिग्री। ओ क्यू लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता है आपको, एंगल ऑफ, नाउ हम अल्फ़ा और बीटा निकालने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ओ क्यू लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या हो गया 75 डिग्री। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाता है, और इस पर एक ओ क्यू लाइन पर एक फिक्स्ड पॉइंट भी मालूम है, ओरिजिन। अब यहाँ देखिए ओ पी का डिस्टेंस क्या होगा, ओ पी से डिस्टेंस फार्मूला से पी का भी कोऑर्डिनेट मालूम है, ओ का भी कोऑर्डिनेट मालूम है। तो डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे ओ पी, तो क्या होगा 2 होगा। और चूँकि रोटेट हुआ है, बस ये लाइन ओ पी जो है रोटेट हुआ है, रोटेट होकर ओ क्यू पॉइंट ओ, ये लाइन जो है ओ पी को बस रोटेट किए 45 डिग्री से। तो जब रोटेट किए होंगे तो ऑब्वियसली लेंथ तो चेंज नहीं हुआ होगा। तो ओ पी का लेंथ और ओ क्यू का लेंथ दोनों एग्जैक्टली क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और यहाँ जो है ओ से क्यू का लेंथ जो है आपका 2, ये भी मालूम है। तो आपको अब देखिए इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी मालूम है, इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी मालूम है। ओ क्यू लाइन पर एक फिक्स्ड पॉइंट ओरिजिन का कोऑर्डिनेट भी पता है, और ये पॉइंट आपको पता है पॉइंट ओ से 2 डिस्टेंस के 2 यूनिट ऊपर है। तो यहाँ देखिए आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, ठीक है, और उस स्ट्रेट लाइन पर जो है उस स्ट्रेट लाइन पर कोई फिक्स्ड पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट मालूम रहता है, और इस स्ट्रेट लाइन पर कहीं भी पॉइंट लेना रहे, इस स्ट्रेट लाइन पर कहीं भी पॉइंट लेना रहे क्यू का, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है उस स्ट्रेट लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा मालूम रहे, एक फिक्स्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम रहे, उस स्ट्रेट लाइन पर कहीं भी पॉइंट लेना रहे, तो पॉइंट क्या लेते हैं x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा, ये ना लेते हैं। एग्जैक्टली इसी फार्मूला से जो है पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए तो पॉइंट क्यू जो है, लाइन ओ क्यू जो है ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। तो लाइन ओ क्यू जो है ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। लाइन ओ क्यू जो है ये ओ क्यू हो गया, ठीक है। लाइन ओ क्यू एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से 75 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। और आपको ये भी पता है ओ से क्यू डिस्टेंस जो है आपका 2 है, ठीक है। तो यहाँ क्यू का कोऑर्डिनेट इस फार्मूला से क्या लिखेंगे, इसमें मॉड आर क्या है, मॉड आर जो है यार, मॉड आर जो होगा फिक्स्ड पॉइंट से क्यू का डिस्टेंस होगा। अगर क्यू पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट से ऊपर होगा तो आर पॉजिटिव लेना है, और क्यू पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट से नीचे होगा तो आर नेगेटिव लेना है, ठीक है। एग्जैक्टली यही फार्मूला का यूज करना है, ठीक है। तब यहाँ देखिए तो ये हो गया। अब यहाँ देखिए तो अब हम कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू क्या लिखेंगे, देखिए तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू इज गिवन बाय इस फार्मूला से x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा। इसमें हेयर थीटा जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ठीक है, आपका थीटा जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, हेयर थीटा जो होगा आपका 75 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ देखिए x1 और y1, एक्स ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। x1 और y1 आपका 0 है, हेयर x1 0 है, y1 0 है।
चूँकि आर जो है आर को +2 लेंगे, ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड पॉइंट ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर में क्यू है, तो इसीलिए आर का मान +2 लेंगे, ठीक है। तो आर जो हो जाएगा +2 हो जाएगा, आर का वैल्यू +2। तो क्या लिखेंगे कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा क्यू का कोऑर्डिनेट, इस फॉर्मूला से क्यू का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 0 है, आर आपका 2 है, कॉस ऐसी थीटा 75 डिग्री और 2 साइन 75 डिग्री। इसी को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज कर दीजिए, तो हम लिख सकते हैं क्यूब का कोऑर्डिनेट 2 साइन, कॉस है तो साइन में बदल दीजिए, साइन 15 डिग्री और ये 2 कॉस 15 डिग्री हो गया। अब यहाँ जो है, अब क्यू का कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, तो क्यू का कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर क्या है देखिए, तो क्यू का कोऑर्डिनेट्स अल्फ़ा कॉमा बीटा है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्यू क्या है, क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फ़ा कॉमा बीटा है, तो इसीलिए अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, हेंस अल्फ़ा जो होगा 2 साइन 15 डिग्री के इक्वल होगा और बीटा जो होगा 2 कॉस 15 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो अल्फ़ा और बीटा का मान इसमें रख दीजिए, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ क्यू आर में अल्फ़ा और बीटा का मान रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ क्यू आर, ये क्या हो जाएगा, हाफ टाइम्स अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या निकालें हैं देखिए 2 साइन 15 डिग्री, 2 साइन 15 डिग्री, अब बीटा क्या है आपका 2 कॉस 15 डिग्री, ये ना था अल्फ़ा, हाफ अल्फ़ा इंटू बीटा, एरिया यही था आपका, अल्फ़ा 2 साइन 15 डिग्री, बीटा 2 कॉस 15 डिग्री रख दिए। अब यहाँ देखिए, अब ये से ये कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो ये साइन 30 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा 1/2 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो होगा इसमें ऑप्शन डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, ठीक है, तो 73 में क्या कह रहा है, ठीक है, ओ ओरिजिन दिया हुआ है, ठीक है, वेक्टर ओपी दिया हुआ है आपको xi प्लस yj माइनस वेक्टर के दिया हुआ है, ठीक है। अब वेक्टर ओ क्यू दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है, ओ आपका ओरिजिन है क्वेश्चन में, ठीक है। अब वेक्टर ओ क्यू क्या दिया हुआ है, माइनस वेक्टर आई प्लस 2j वेक्टर प्लस 3x टाइम्स वेक्टर के, ठीक है। यहाँ पर x और y रियल नंबर है, ठीक है, x और y आपका रियल नंबर है और x जो है 0 से बड़ा है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और इस तरह से जो है वेक्टर पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकालने पर जो है, क्वेश्चन में क्या दिया, वेक्टर पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकालने पर जो है √20 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, ये इंफॉर्मेशन ये ले लेते हैं, और क्या दिया हुआ है, वेक्टर ओपी और वेक्टर ओ क्यू आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, वेक्टर ओपी जो है आपस वेक्टर और वेक्टर ओ क्यू आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसको इस इंफॉर्मेशन को भी ले लेता है। अब यहाँ देखिए, और क्या दिया हुआ है आपका, और दिया हुआ है वेक्टर ओ आर दिया हुआ है, ठीक है, वेक्टर ओ आर क्या दिया हुआ है आपका, वेक्टर ओ आर क्वेश्चन में दिया हुआ है 3i प्लस zj माइनस 7 ये वेक्टर, पापा मैं स्लीपर पहन के आती हूँ, ठीक है, जल्दी से तुम वीडियो बना लो, ठीक है। ये वेक्टर ओ आर दिया हुआ है 3i प्लस zj माइनस 7 के, ठीक है, और यहाँ z आपका रियल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ देखो तो ओ क्यू वेक्टर ओ आर वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या कह रहा है,
ओपी वेक्टर, ओक्यू वेक्टर, ओआर वेक्टर, ये तीनों कोप्लेनर वेक्टर है, ये भी ले लेते हैं, सारा इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, ठीक है। ओपी वेक्टर, ओक्यू वेक्टर एंड ओआर वेक्टर, ये तीनों जो है कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है, आर कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तब जो है तब आपको निकालना कि इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है, इतना ए बी, इसको सी ले लेते हैं, ये सी इंफॉर्मेशन, 4 इंफॉर्मेशन आपको मालूम है, ठीक है। तो इस सब इंफॉर्मेशन का यूज करके आपको निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। नाउ हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक्स वाई और जेड 3 अननोन है, आपको इक्वेशन भी 3 लेना होगा एक्स वाई जेड में, ठीक है। तो प्रत्येक का यूज कर करके एक्स वाई और जेड में इक्वेशन ले आइए, ठीक है। या देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान निकालना है, ठीक है। तो प्रत्येक इंफॉर्मेशन का यूज करना होगा आपको, ठीक है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड √20 दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो है ओ पी वेक्टर पता है, ओ क्यू वेक्टर पता है, इससे वेक्टर पी क्यू निकाल लीजिए, ठीक है। वेक्टर पी क्यू निकाल लेना है और उसका मैग्नीट्यूड जो है √20 से इक्वेट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो डायग्राम अगर बनाते हैं तो यहाँ देखिए, नाउ तो यहाँ देखिए, तो ऑरिजिन कहीं ले लेते हैं, ये मान लेते हैं आपका ऑरिजिन है, ठीक है, तो ये ऑरिजिन है, और ये मान लेते हैं वेक्टर ओपी है, ठीक है, ये जो है मान लेते हैं ये वेक्टर ओपी है, ठीक है, वेक्टर ओपी है, और ये मान लेते हैं वेक्टर ओ क्यू है, ठीक है। तो ये वेक्टर ओपी हो गया, ये वेक्टर ओ क्यू हो गया, लेकिन हमको फाइंड आउट करना है वेक्टर पी क्यू। तो वेक्टर पी क्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वेक्टर पी क्यू का पी टेल है, हेड क्यू है, तो पी से क्यू ज्वाइन कर दीजिए, इसी में पी से क्यू ज्वाइन कर देंगे, इसी में पी से क्यू अगर ज्वाइन कर देते हैं तो ये देखिए, ये आपका वेक्टर पी क्यू हो गया, ठीक है। तो ये इसी में ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई कीजिए और वेक्टर ओ क्यू निकाल लीजिए, ठीक है, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, बाय वेक्टर पी क्यू आपको फाइंड आउट करना है ना, तो बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन। अब यहाँ देखिए ओपी वेक्टर और पी क्यू वेक्टर, इन दोनों वेक्टर को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर किसके इक्वल आएगा, देखिए तो इस वेक्टर का हेड और इस वेक्टर का टेल दोनों कोइंसाइड कर रहा है और दोनों वेक्टर को जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने पर जो वेक्टर लिखेंगे, फर्स्ट वेक्टर का जो टेल होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर का भी टेल होगा, ठीक है। दोनों वेक्टर को ऐड करने पर जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड, ये वेक्टर होगा, ठीक है। तो वेक्टर पी क्यू क्या होगा आपका, वेक्टर पी क्यू जो होगा ये होगा ओ क्यू वेक्टर और माइनस ओ पी वेक्टर। आपको ओ क्यू वेक्टर भी पता है, ओ पी वेक्टर भी पता है, तो ओ क्यू वेक्टर के जगह ओ क्यू वेक्टर रख दीजिए, तो पी क्यू क्या हो जाएगा आपका, ओ क्यू वेक्टर क्या है आपका, ये है ओपी वेक्टर रख दीजिए, ठीक है। ओपी वेक्टर यहाँ पर लिखा हुआ है, ओपी और ओक्यू वेक्टर दोनों यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ओपी वेक्टर ओपी वेक्टर, ओक्यू वेक्टर लिख दिए, ओपी वेक्टर लिख दिए। और सिंप्लीफाई कर लीजिए, पी क्यू वेक्टर आपका निकल जाएगा, ये होगा माइनस एक्स प्लस 1 टाइम्स आई वेक्टर प्लस 2 माइनस वाई जे वेक्टर प्लस 3x
3x प्लस 1 टाइम्स ये वेक्टर। ये आपका पी क्यू वेक्टर आप निकाल चुके हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्वेश्चन में पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है, √20 दिया हुआ है, ठीक है। इससे पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, ठीक है। आपको पी क्यू वेक्टर पता है, पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इससे निकाल लीजिए, ठीक है। ये क्या होगा, रूट लेंगे x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, बट √20, यानी कि दोनों इक्वल होगा आपस में। ये भी पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये भी पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। अब इसी को स्क्वायर करके सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो सॉल्व करने पर आपका जो है, इसी को स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। इससे जो है इसी को स्क्वायर करके सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसी को स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 10x स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 10x स्क्वायर माइनस 4y प्लस 6x प्लस 2x प्लस 8x। और उसके बाद ये हो जाएगा आपका प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 14। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, फर्स्ट पार्ट का यूज कर लिए, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन का यूज कर लिए, इक्वेशन ए का यूज करके एक्स और वाई में इक्वेशन ले आए, ठीक है। अब देखिए, अब क्या दिया हुआ, ओपी और ओक्यू परपेंडिकुलर है। इस इंफॉर्मेशन का अभी तक यूज नहीं किया, ठीक है। तो अब इस इंफॉर्मेशन का यूज कीजिए, ठीक है। नाउ ओपी वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके, ओक्यू वेक्टर के। तो इसका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो आपको ओपी वेक्टर भी पता है और ओपी वेक्टर भी आपको पता है और ओक्यू वेक्टर भी पता है। दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 3x। ये हो जाएगा आपका, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, खुद से ले लेना है, माइनस एक्स प्लस 2y और माइनस 3x इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका 2y माइनस 4x इक्वल टू 0। तो इससे हम निकालेंगे तो y इक्वल टू आएगा 2x। इंफॉर्मेशन 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए, आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान निकालना है, ठीक है। तो अब आप एक्स और वाई का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, एक्स और वाई में आपको 2 इक्वेशन पता है, ठीक है। नोन भी 2 होगा, 2 इक्वेशन पता है, एक्स और वाई में 2 इक्वेशन पता है। तो इन्हीं दोनों इक्वेशन से जो है आप निकाल सकते हैं। वाई का वैल्यू क्या है, इसका यूज किए, वाई के इक्वल, वाई किसके इक्वल आया, 2x। y का वैल्यू 2x जो है इक्वेशन 1 में रख लीजिए, ठीक है, और सॉल्व कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा, देखिए 10 टाइम्स 10x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर, रहने देते हैं, इसे रहने देते हैं, माइनस 4y है, माइनस 4 लिखेंगे, y का वैल्यू 2x है, इक्वेशन 1 में रख रहे हैं, ठीक है। इस इक्वेशन में y का वैल्यू 2x रख रहे हैं, ठीक है, और प्लस 8x और प्लस वाई स्क्वायर, वाई किसके इक्वल है, 4x के इक्वल है, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आएगा
14x² इक्वल टू 14 आएगा, ठीक है। इसमें x² इक्वल टू 1 आएगा, तो x का मान प्लस माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 1 भी होगा और -1 होगा। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ देखिए, क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है, क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है x जो है 0 से बड़ा है, x पॉजिटिव है। यहाँ जो है सिंस x ग्रेटर देन 0, तो जब x ग्रेटर देन 0 है तो x का वैल्यू 1 लेंगे, ठीक है। तो x जब 1 लेंगे तो y का वैल्यू होगा 2 में x का वैल्यू 1 रख देंगे, इसमें 2 में x का वैल्यू 1 रख देंगे तो y 2 आएगा। अब यहाँ देखिए x निकल गया, y निकल गया, ठीक है। अब निकालना है हमको z का मान, तो यहाँ देखिए अब कौन सा इंफॉर्मेशन का यूज़ कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर जो है हम लोग इस इंफॉर्मेशन का यूज कर लिए, इस इंफॉर्मेशन का यूज कर लिए, ठीक है। अभी तक इसका यूज नहीं किया, ठीक है, इसका यूज नहीं किया। ऑप्शन डी का, सॉरी डी का नहीं यूज किया। ओपी वेक्टर, ओक्यू वेक्टर और ओआर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर्स। सिंस नाउ अब जेड निकालने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ओपी वेक्टर, ओक्यू वेक्टर एंड ओआर वेक्टर आर कोप्लेनर। जब कोप्लेनर है तो तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। ओपी वेक्टर, ओक्यू वेक्टर और ओआर वेक्टर, ये तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा 0 के इक्वल होगा। और आपको ओपी वेक्टर पता है, ओपी वेक्टर क्या दिया हुआ है, देखिए ओपी वेक्टर जो है, ओपी वेक्टर क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ओपी वेक्टर यहाँ दिया हुआ है xi प्लस yj माइनस k, और OQ वेक्टर क्या दिया हुआ है, -i प्लस 2j प्लस 3x। OR वेक्टर क्या दिया हुआ है, OR वेक्टर दिया हुआ है 3i प्लस zj माइनस 7। इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है 0 के इक्वल होगा। और x और y का मान आप पहले ही निकाल चुके हैं। x का वैल्यू क्या निकाले, 1, तो x की जगह 1 रख दीजिए इसमें, ठीक है। x की जगह 1 रख दीजिए, यहाँ x की जगह 1 रख दीजिए। और y का वैल्यू क्या निकाले, यहाँ पर y का वैल्यू 2, इसमें x के y की जगह 2 रख दीजिए। इसी इक्वेशन में x की जगह 1 y की जगह 2, x की जगह 1, तो x क्या है आपका, x की जगह 1 रखेंगे 3 इंटू एक्स, 3। x, हाँ आपको z नहीं पता, ये z नहीं पता है, ये वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए तीनों ये इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, और ये तीनों वेक्टर i j और k का लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो निकालने के लिए आप डिटर्मिनेंट का साइन लेंगे इक्वल टू 0। अब यहाँ डिटर्मिनेंट के साइन में फर्स्ट वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट लिखेंगे 1 2 -1, सेकेंड वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट लिखेंगे -1 2 3, थर्ड वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट लिखेंगे 3z -7। इक्वल टू 0, ठीक है। तो इससे z का वैल्यू निकाल लेना है, इसमें एक ही अननोन है। अब x² प्लस y² प्लस z² का वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। आपको पता है x1 है, y2 है, और z जो है यहाँ से निकाल लेना है, इसमें रख देना है, ठीक है। और ये निकल जाएगा।